तो दोस्तों स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 16 को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 तक कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 16 आई का चक्रीय प्रभाव। देखिए इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करने वाले हैं। और इस चैप्टर से जो VBI प्रश्न होता है वो 5 से 6 क्वेश्चन होगा और इसी के साथ चैप्टर समाप्त होगा। तो चलिए वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए। इसमें पहला प्रश्न बनता है कि आई का चक्रीय प्रभाव क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है अब तक, हो सकता है आप लोगों को भी पूछा जाए। तो आई का चक्रीय प्रभाव क्या है, तो आंसर है आई के चक्रीय प्रभाव से आशय एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन आय और व्यय के निरंतर प्रभाव से है। आई के चक्रीय प्रभाव से आशय एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आय व्यय के निरंतर प्रभाव से है, यानी किसी वस्तु का उत्पादन, इनकम और एक्सपेंसेस के निरंतर प्रभाव से है। इस चक्रीय प्रभाव का ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है। ये जो आई का चक्रीय प्रभाव होता है ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, यह निरंतर चक्र के रूप में चलता रहता है। तो आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए आई का चक्रीय प्रभाव जो है ना ये निरंतर है, मतलब ना तो कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना तो कोई इसका एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे सबसे पहले मान लिया जाए, यहाँ देखिए ये चक्र बना हुआ है, इसमें ये कंफर्म नहीं है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ से हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ना तो कोई इसका स्टार्टिंग है पॉइंट है ना तो कोई इसका एंडिंग पॉइंट है। चलिए यानी कि मान लेते हैं किसी वस्तु का हम लोग उत्पादन करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, इनकम कमाने के लिए हम लोग उससे बेचेंगे, उत्पादन करेंगे, इनकम होगा। फिर जब इनकम होगा तो कुछ इसमें एक्सपेंसेस वगैरह होगा ना। किसी वस्तु का अगर हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें इनकम होगा और इनकम करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, आई के चक्रीय प्रभाव हुआ। यानी कि इनकम का संबंध किससे है, आउटपुट करना होगा, इनकम होगा तो कुछ एक्सपेंसेस भी होगा। तो ये आई का चक्रीय प्रभाव है। फिर से एक बार आई का चक्रीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो आई के चक्रीय प्रभाव से आशय एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, ठीक है, उसके बाद आय और व्यय। आई के चक्रीय प्रभाव से आशय एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, 3 चीज़ याद रखिएगा। आई के चक्रीय प्रभाव से आशय एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय के निरंतर प्रभाव से है, ठीक है। इस चक्रीय प्रभाव का ना तो कोई प्रारंभ है, मतलब ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नहीं कह सकते उत्पादन से स्टार्ट होगा, नहीं, इसका कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये निरंतर चक्र के रूप में, इस तरह से चक्र के रूप में क्या होता है, चलता रहता है। इसे आई का चक्रीय प्रभाव कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, आई के चक्रीय प्रभाव के सिद्धांत बताएं। आई के चक्रीय प्रभाव के सिद्धांत, तो आइए इसका आंसर को समझते हैं। आई के चक्रीय प्रभाव के सिद्धांत क्या होते हैं, तो आंसर है आई के चक्रीय प्रभाव में निम्न 2 सिद्धांत हैं। आई का चक्रीय प्रभाव जो होता है, ये हमने जो चक्रीय प्रभाव देखा, इसका 2 सिद्धांत हैं। पहला, किसी भी विनिमय प्रक्रिया में विक्रेता उतना ही मुद्रा प्राप्त करता है जितनी क्रेता व्यय करता है। देखिए किसी भी विनिमय प्रक्रिया में यानी एक्सचेंज प्रोसेस में विक्रेता उतना ही मुद्रा प्राप्त करता है, जो वेंडर है उतना ही मनी प्राप्त करता है जितनी क्रेता व्यय करता है, ठीक है। चलिए यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितना आय का विनिमय प्रक्रिया में क्या होता है, जितना रुपया वेंडर मुद्रा लगाता है, जितना वेंडर मुद्रा प्राप्त करता है उतना ही उसका क्या होता है, क्रेता खरीदता है। मतलब ये हो गया कि जो वेंडर है, वेंडर क्या करता है, विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये हो गया विक्रेता उतना ही मुद्रा प्राप्त करता है जितनी क्रेता व्यय करता है। खरीदने वाला कितना व्यय करेगा, जितना उसका कॉस्ट है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वेंडर के लिए सेलिंग प्राइस होता है वो परचेयर के लिए कॉस्ट प्राइस होता है। चलिए दूसरा है सिद्धांत, प्रत्येक प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होता है। देखिए आई का चक्रीय प्रभाव क्या होता है कि प्रवाह जो है ना, ऊपर से होगा, प्रत्येक वास्तविक प्रवाह
जिस दिशा में होता है, प्रत्येक का वास्तविक प्रभाव जो है ना जिस दिशा में होता है उसका मौद्रिक प्रभाव उसके विपरीत होता है। प्रत्येक वास्तविक प्रभाव जिस दिशा में होता है उसका मौद्रिक प्रभाव क्या होता है, उसके ऑपोजिट में होता है। ये आई के चक्रीय प्रभाव का 2 सिद्धांत हो गया। अगला प्रश्न है, चक्रीय प्रवाह के प्रकार बताइए। जो चक्रीय प्रवाह है इसका कितने प्रकार हैं? तो जो चक्रीय प्रवाह है उसका मुख्य रूप से 2 प्रकार है। पहला वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह, यानी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो। चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को पूछा जा सकता है कि चक्रीय प्रवाह के कितने प्रकार है। तो चक्रीय प्रभाव के मुख्य रूप से 2 प्रकार है, एक वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह। आइए आगे समझते हैं कि जो वास्तविक प्रवाह होता है वो क्या होता है। वास्तविक प्रवाह क्या है? आंसर है समाज से फर्मों को साधन सेवाओं और फर्मों से, समाज से फर्मों को साधन सेवाएं और फर्मों से समाज को वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। फिर से एक बार, वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं? समाज से फर्मों को साधन सेवाएं और फर्मों से, समाज से फर्मों को साधन सेवाएं, समाज से फर्मों को साधन सेवाएं और फर्मों से समाज को वस्तु और सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई साझेदारी जैसे कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसको क्या होता है, समाज से कुछ सेवाएं मिलता है, ठीक है, जैसे माल बेचने का सेवा प्राप्त होता है। और जो समाज है, समाज को भी फर्म से अपना प्रोडक्ट वगैरह मिल जाता है ना। तो इस प्रकार का जो सेवा होता है, इस प्रकार का जो प्रभाव होता है, इसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रभाव कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि मौद्रिक प्रभाव क्या है। मौद्रिक प्रभाव क्या है? तो समाज से फर्मों को मिलने वाले साधनों के बदले, समाज से फर्मों को मिलने वाले साधनों के बदले मौद्रिक भुगतान, समाज से फर्मों को मिलने वाले साधनों के बदले मौद्रिक भुगतान और समाज को फर्मों से मिलने वाले वस्तुओं और सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलता रहता है उसे क्या कहेंगे? मौद्रिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फर्म है, ठीक है, उसको समाज से क्या होता है? मौद्रिक प्रभाव मिलता है, मतलब रुपया पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। और जो समाज है, समाज को क्या होता है? उसके बदले में क्या होता है कि वस्तु और सेवा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो चक्रीय प्रभाव होगा उसे मौद्रिक प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रीय मॉडल क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार। आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रीय मॉडल क्या है? तो आइए इसका आंसर समझते हैं कि 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के केवल 2 क्षेत्र, घरेलू और क्या होगा? घरेलू क्षेत्र और समाज और उत्पादक क्षेत्र। देखिए, आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रीय मॉडल क्या है? तो आंसर है 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के केवल 2 क्षेत्र, पहला घरेलू क्षेत्र, दूसरा घरेलू क्षेत्र अर्थात इसी को मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं घरेलू क्षेत्र को समाज और उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। और फर्मों के बीच होने वाले जो चक्रीय प्रवाह है उसका अध्ययन किया जाता है। आय के, फिर से एक बार समझिए कि आय के थोड़ा इकोनॉमिक्स कट्टर होता है, ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्र मॉडल क्या है? तो आंसर है 2 क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के केवल 2 क्षेत्र, 2 क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के क्या होता है? केवल 2 क्षेत्र आते हैं। क्या क्या? पहला घरेलू क्षेत्र, ठीक है, घरेलू क्षेत्र को हम लोग समाज और उत्पादक क्षेत्र भी कहते हैं, घरेलू क्षेत्र। और दूसरा क्या होगा? फर्म के बीच होने वाले चक्रीय प्रभाव। घरेलू क्षेत्र और फर्म के बीच होने वाले जो चक्रीय प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है आय के चक्रीय प्रभाव के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है, 3 क्षेत्रीय मॉडल क्या है? 3 क्षेत्रीय मॉडल क्या है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 3 क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, 3 क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, पहला परिवार, दूसरा फर्म और तीसरा सरकार को शामिल किया जाता है। 3 क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, परिवार को, फर्म को और सरकार को।
उस मॉडल में सरकार के क्रियाकलाप भी आय के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। इस मॉडल में क्या होता है कि सरकार का जो क्रियाकलाप होता है, सरकार का जो एक्टिविटी होता है वो आय को प्रभावित करता है। इसे 3 क्षेत्र मॉडल कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। 4 क्षेत्र मॉडल क्या है? 4 क्षेत्र मॉडल क्या है? तो इसका आंसर है 4 क्षेत्र मॉडल खाली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। 4 क्षेत्र मॉडल क्या है कि खाली अर्थव्यवस्था को, ठीक है, 4 क्षेत्र मॉडल क्या है तो 4 क्षेत्र मॉडल खाली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। 4 क्षेत्र मॉडल में क्या क्या आता है? एक घरेलू क्षेत्र आ जाता है। 4 क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत क्या आएगा? एक घरेलू क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र, चौथा विदेशी क्षेत्र। 4 क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र को क्या होता है कि शामिल किया जाता है। ठीक है, 4 क्षेत्र मॉडल क्या है तो 4 क्षेत्र मॉडल को खाली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है और 4 क्षेत्र के मॉडल के अंतर्गत घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में यही मॉडल है। अभी प्रेजेंट में क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में यही 4 क्षेत्र मॉडल लागू है जिसमें वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। ठीक है, चलिए तो यहीं तक ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर के जितने भी वीवीआई प्रश्न थे वो हमने कर लिया इस चैप्टर में और आपको एग्जाम में बस इतना ही तैयारी करके जाना है इस चैप्टर से। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितने भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।